हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी गवर्नमेंट की, तो वो प्लान कर रहे हैं यूएस के इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्सेस है उसको कम करने के। 23 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट्स के ऊपर ऐसा प्लान किया जा रहा है। और रीजन क्या है, 2 अप्रैल को यूएस गवर्नमेंट रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकती है, जिसके चक्कर में 87% जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स है यूएस को, उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया के प्रोडक्ट्स यूएस में महंगे दिखाई देंगे, जिसके चक्कर में हो सकता है इंडिया के प्रोडक्ट्स इफेक्टिव भी ना रहे। हो सकता है जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है प्रोडक्ट्स को, वो कोई और कंट्री बेटर रेट पे इंडिया से दे पाए। तो ये बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। इस चक्कर में हमारी गवर्नमेंट झुकने को तैयार हो रही है। बट यहाँ पर इंडिया वालों ने एक वार्निंग भी दी है कि भाई ये जो नेगोशिएशन है ना, अगर ढंग से नहीं होते हैं तो कहीं ये ना हो कि हम सेक्टर स्पेसिफिक एडजस्टमेंट में चले जाए और कोई डील हो ही ना। सेक्टर स्पेसिफिक एडजस्टमेंट मतलब हमको चाहिए भाई स्टील, अच्छा चलो स्टील के ऊपर रेसिप्रोकल कर लेते हैं, बाकी ओवरऑल डील नहीं करते। तो अगर सेक्टर स्पेसिफिक होगा तो उसकी वजह से यूएस को भी नुकसान हो सकता है। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है सारे के सारे सीन से लॉन्ग टर्म यूएस को नुकसान होगा, क्योंकि वो खाली इंडिया पे नहीं लगा रहा। अगर वो एक दो कंट्रीज पे लगा रहा होता ना, तो बाकी जगहों के ऊपर बेटर प्रोपोजिशन बन जाती। वो हर एक कंट्री से पंगा ले रहा है कि भाई यहाँ पे भी लगा दूंगा, तुम्हारे साथ भी ये कर दूंगा, तुम्हारे साथ भी ये कर दूंगा। मेजरली इंडिया के अंदर नुकसान जो होगा ना, वो फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल वालों को होगा। 11 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। इंडिया वालों ने बोला है कि भाई ठीक है, हम 100% टैरिफ लगाते हैं इंपोर्टेड कार्स के ऊपर, रातों रात तो उसको हटा नहीं सकते, धीरे धीरे करके फेजेस मैनर के अंदर हटाएंगे। तो मतलब ये क्लियर हो गया है कि टेस्ला कोई 5% टैक्स, 0% टैक्स के ऊपर नहीं आने वाली है। तो सिंपल सी बात, फेजेस के अंदर ही टैक्सेस कम होने वाले हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात करके चले तो अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले ही मीटिंग करी गई थी स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट की, जहां पर जो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले लोग हैं उनसे बात करी गई थी कि भाई क्या किया जाए, क्या टैरिफ हटा दिया जाए। जिसके ऊपर उन्होंने बोला था कि भाई इसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री को दिक्कत आ सकती है, खासकर ईवी मार्केट में डिसरप्शन आ सकता है। क्योंकि भाई खाली यूएस वाले नहीं ना, फिर चाइना वाले ही पुश करेंगे, चाइना से बीवाईडी आ जाएगी इंडिया के अंदर, तो इंडिया की मार्केट बहुत ज्यादा खराब होती हुई दिखाई देगी। तो शायद गवर्नमेंट इसी के ऊपर ध्यान दे रही है, इसलिए वो कह रही है डायरेक्ट नहीं करेंगे भाई, फेजेस मैनर के ऊपर करेंगे। बाकी हमारी गवर्नमेंट 6% जो गूगल टैक्स है उसको भी हटाने का प्लान कर रही है 1 अप्रैल से, अगर ये बिल पास हो जाता है। सबसे बड़ा कहानी है कि अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर लेती है तो, क्योंकि 2 अप्रैल को ही डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब ये टैक्स थोड़ा समझा रहा हूँ कहानी क्या है। 2016 से पहले क्या हुआ करता था, जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी वो इंडिया से बाहर ही ऑपरेट करती थी, तो वो इंडिया से बिजनेस जनरेट करती थी और बाहर ही बाहर काम करती थी, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस भी नहीं देती थी। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप आए, आपने इंडिया में कोई काम भी नहीं किया, नौकरी भी जनरेट नहीं करी, इंडिया से पैसा कमाया, तो भाई जो भी आपने पैसा कमाया उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे। तो जब स्टार्टिंग करी गई थी, गूगल सबसे बड़े लपेटे के अंदर आया, इसलिए इसको गूगल टैक्स कहा जाता है। 2020 के अंदर इसको ई कॉमर्स पे भी ले गए थे, 2% वहां पे भी टैक्स लगा दिया था। ऑल्दो अभी रिसेंट वाले बजट के अंदर ये ई कॉमर्स वाले को तो हटा दिया गया है, और 6% जो गूगल टैक्स था उसको भी हटाने की बात करी जा रही है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और बड़ा कांड किया है, उन्होंने बोला है 25% टैरिफ लगाऊंगा उन कंट्रीज के ऊपर जो वेनेजुएला से ऑयल ले रही है। आपको पता है क्या इंडिया उसमें से एक है या नहीं है? इंडिया भी है। रीजन क्या है, रिलायंस जो है, रिलायंस वेनेजुएला ऑयल यूज करता है। 2 अप्रैल से अगर इंडिया ने रिलायंस का काम नहीं रोका तो क्या इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लग सकता है? ये बहुत बड़ी बात है भाई। और एक तरह से डोनाल्ड ट्रम्प पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, अगर तुम मेरे हिसाब से काम करोगे तभी ठीक है, नहीं करोगे तो तुम पे टैरिफ लगा दूंगा। ऐसे तो इंडिया भी कह सकती है ना, भाई पाकिस्तान हमारी फेडरल नेशन नहीं है, जो भी पाकिस्तान के साथ में XYZ काम करेगा हम उनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट कहानी ये है ना, इंडिया के टैरिफ लगाने से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, यूएस के टैरिफ लगाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए इकोनॉमिक डिसरप्शन के अंदर। बट मुझे लगता है ओवरऑल ना लॉन्ग टर्म में यूएस को नुकसान ही होगा। हाँ, अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग झुक रहे हैं क्योंकि झुकना पड़ रहा है, यूएस बहुत पावरफुल है, बट कहीं ना कहीं फिर वो ऑल्टरनेटिव्स भी जनरेट करने लग जाएंगे। कल को अगर यूएस और खतरनाक होता है तो कैसे हम अपने ऑल्टरनेटिव्स रखें। जैसे चाइना के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे कोविड के आसपास, बट कहीं ना कहीं चाइना बहुत ही उभर के आया है। रशिया के ऊपर वॉर के टाइम पे सैंक्शंस लगाए गए, रशिया बहुत ही उभर के आया है। अभी क्या हो रहा है, जैसे होंडाई की बात करके चले तो उन्होंने कहा है 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम यूएस के अंदर, जिसमें से 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे वो स्टील प्लांट के अंदर लुजियाना के अंदर, जहाँ पे 1500 एम्प्लॉइज को भी हायर किया जाएगा और नेक्स्ट जनरेशनल जो होंडाई की गाड़ियां बनने वाली है ईवी लेवल के ऊपर, वहां पर उसको यूज
किया जाएगा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि Hyundai को भी अब लोकलाइजेशन करनी पड़ रही है कि भाई अगर लोकलाइजेशन नहीं करेंगे तो हम भी टैरिफ के लपेटे में फंस जाएंगे। अब इसका ड्रॉबैक देखो क्या क्या हो रहा है। टेस्ला के 49% शेयर्स घटते हुए दिखाई दिया यूरोपियन मार्केट के अंदर। ये नहीं है ओवरऑल मार्केट घटी है, अगर हम देखें तो 28% से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है जनवरी फरवरी के अंदर ईवी की सेल यूरोप के अंदर। बट टेस्ला घटता हुआ दिखाई दिया है। जर्मनी में और बुरा हाल रहा है, 76% सेल घटी है फरवरी के महीने में, जनवरी में 60% घटी थी। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं ना, इससे कहीं ना कहीं इनके जो फ्रेंड्स है सब है उनको भी नुकसान हो रहा है। जहां टेस्ला घटा है वहां BYD बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। $100 बिलियन का रेवेन्यू पास कर दिया उन्होंने पहली बार। टेस्ला से वो आगे निकल गए हैं रेवेन्यू टर्म्स के अंदर। और ये $100 बिलियन ना आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। प्रिसाइजली बात करके चले तो इनका टॉप लाइन $107 बिलियन का रहा है। इंडिया के अंदर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, $112 बिलियन का है उनका रेवेन्यू। अब सोचो रिलायंस के किस टक्कर पे जा रहे हैं। अगर अब LIC की बात करके चले तो उससे ज्यादा है, $103.6 बिलियन है। चाइना के पास में 16 ऐसी कंपनीज है जो $100 बिलियन से ऊपर है। इंडिया के पास मात्र 2 है। अगर निफ्टी 100 कंपनीज की बात करके चले तो हमारे पास में 8 कंपनीज है जो कि एनुअल रेवेन्यू $50 बिलियन से ऊपर कर रही है। तो अब देखो ना चाइना किस तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, सबने दबाने की कोशिश करी है, यूएस ने बहुत सारे टैरिफ लगाए हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है इसके चक्कर में। इनको समझ में आया हम पे टैरिफ लगाते हैं, हमको रोक दिया जाता है, तो इट्स बेटर कि हम आपका खुद का आर्किटेक्चर बनाए। इन्होंने हुआवे के साथ करके दिखाया है, अपनी खुद की चिप बनाई है, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। अब पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं यूएस को ही नुकसान होगा ना इससे। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प ने गोल्ड कार्ड की अनाउंसमेंट करी थी जिसकी 1000 सेल हो गई एक ही दिन के अंदर। ये कार्ड था क्या कि भाई आप $5 मिलियन दो, आपको हम गोल्ड कार्ड दे देंगे। गोल्ड कार्ड का मतलब हो गया कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी यूएस के अंदर। आपके पास में ऑप्शन होगा कि अगर आप सिटीजनशिप भी लेना चाहते हो तो आप उस डायरेक्शन में भी जा सकते हो। तो यूएस वाले अगर निवासी बनना चाहते हो, $5 मिलियन दो और काम हो जाएगा। तो 1000 लोगों ने इसको ऑप्ट भी किया है। अब डोनाल्ड ट्रम्प का कहना था 37 मिलियन लोग हैं जिसको ऑप्ट करेंगे, जो पोटेंशियल ऑडियंस है, जिसकी वजह से हमारा सारा डेट माफ हो जाएगा। हमने जितना मार्केट डेट उठा रखा है वो सारा सारा डेट हम यहाँ पे कर देंगे। और जो भी लोग आ रहे हैं वो अच्छे नेटवर्थ इंडिविजुअल होने वाले हैं, तो यूएस के अंदर काम भी करेंगे और नौकरी भी जनरेट करेंगे और कहीं ना कहीं टैक्स भी पे करेंगे। तो यूएस को बहुत फायदा होगा उनसे। अगर एक्सपोर्ट्स की मान के चले तो उनके हिसाब से जो इंडियन इन्वेस्टर्स है ना, वो ऑल्टरनेटिव रेजिडेंसी अब ढूंढने की तलाश करेंगे। जैसे यूएई एक बहुत बड़ा ऑप्शन निकल के आ रहा है, बहुत सारे लोग दुबई साइड पे भाग रहे हैं। ग्रीस, पोर्चुगल हो गया, कनाडा जो कि हमेशा से ही एक अच्छी डेस्टिनेशन रही है इंडियंस के लिए कि चलो कनाडा चलते हैं। बट मुझे लगता है पिछले कुछ टाइम पे जो यूएई का शिफ्ट आया ना, वो थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बाकी जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करके चले तो दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी बन गई है। वो बहुत बड़ा फायदा हो रहा है उनको डोनाल्ड ट्रम्प के चक्कर में, हम ये कह सकते हैं। 2025 के अंदर 18% शेयर बढ़ते हुए दिखाई दी है। निफ्टी 50 के सबसे बड़े परफॉर्मर रहे हैं ये, तो बढ़िया चीज है इनके लिए। बाकी आईबीएम की बात करके चले तो वो 9000 एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं यूएस से, क्योंकि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसके अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कंसल्टिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल, सीएसआर, इंटरनल सिस्टम वाले सबकी नौकरियां जाने वाली है। और ऐसा क्यों हो रहा है? शायद टैरिफ के चक्कर में इनको लग रहा है इनका बिजनेस खराब हो सकता है। अगर बिजनेस खराब होगा तो खर्चे तो कम करने ही पड़ेंगे ना। अगली खबर मेटा की है और ये बहुत बड़ी खबर है। ये डिजिटल मार्केटर्स के लिए तो खासकर बड़ी खबर है। मेटा $14 का मंथली एड फ्री इंस्टाग्राम प्लान निकालने का प्लान कर रहा है। $17 में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों के दोनों एड फ्री मिल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया चीज है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं ना एड 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 ने परेशान कर दिया, एड ने परेशान कर दिया है। भाई ठीक है, एड ने परेशान कर दिया, दिस मींस यू आर प्रिविलेज, आपके टाइम की वैल्यू ज्यादा है, तो पैसे खर्च करो, काम खत्म करो। जैसे यूट्यूब ने भी बहुत टाइम पहले प्रीमियम का ऑप्शन निकाल दिया ना, तो जिनको अपने टाइम की वैल्यू लगती है, मैं पर्सनली बात करके चलूं तो मेरे पास में प्रीमियम अकाउंट भी है, नॉन प्रीमियम भी है। ज्यादातर जब मुझे काम करना होता है तो मैं प्रीमियम अकाउंट यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा फ्लो बना रहता है, मुझे ऐड नहीं चाहिए होती। बट बीइंग अ डिजिटल मार्केटर मुझे देखते रहना होता है कई बार कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो कई बार मैं नॉन प्रीमियम वाले अकाउंट के ऊपर भी स्विच कर लेता हूँ, जहां पर देखता रहता हूँ कि किस टाइप की एड्स आ रही है, किस टाइम पे किस टाइप की एड्स बढ़ी है, मेरे चैनल के ऊपर कैसी एड ट्रिगर हो रही है, वगैरह वगैरह। अब डिजिटल मार्केटर्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्यों है भाई? सिंपल सी बात, जो भी प्रीमियम ऑडियंस होगी वो तो भाई प्रीमियम प्लान ले लेगी, वो तो एड फ्री प्लान ले लेगी। तो जिससे आप एक्चुअली ज्यादा कमा सकते थे तो वो तो पहले से ही सब्सक्रिप्शन लेके
लेके बैठे हैं, और दूसरी साइड पे जिन लोगों ने प्रीमियम नहीं लिया है उनको कह सकते हो कि वो लोग पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। पैसा बचाना, या फिर आप कह सकते हो कि वो उतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते। यहाँ पर कमाई की बात नहीं हो रही। हो सकता है कि लोग बहुत ज्यादा कमाते हो, बट उनको लगता है कि भाई क्यों पैसा खराब करना है, 1000 रुपए खर्च करके मेरे को क्या फायदा हो जाएगा, ऐड देख लूंगा, क्या दिक्कत है। तो ये जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं इनको बेचना बहुत मुश्किल होता है। आपको इनको कन्विंस करने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जो क्रीम ऑडियंस होगी वो हट जाएगी, नॉन क्रीम ऑडियंस आपके पास में ज्यादा होगी, जिस चक्कर में आपके कैंपेन्स के रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रिजल्ट्स लाने के लिए। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, कंटेंट मार्केटिंग। क्योंकि जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस पे ऐड आए ना आए, बट आप मुझे तो देख ही रहे हो ना। मेरी वेबसाइट तो आपको पता है ना, lapaz.com है। कभी आपको कुछ लेना हो तो आप जाके ले तो सकते हो ना। तो पर्सनल ब्रांडिंग ये वाली इंडस्ट्री बढ़ेगी और ज्यादा। मैंने बहुत टाइम पहले भी बोला था और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डेटा पॉइंट से फिर से लग रहा है और बढ़ता हुआ हमको दिखाई देगा ये सेगमेंट। बाकी सैमसंग इंडिया की बात करके चले तो 5000 करोड़ का टैक्स नोटिस उनको मिल गया है। कहा जा रहा है कुछ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स थे जो कि उन्होंने रिलायंस जियो को दिए और उसको इंपोर्ट के अंतर्गत डाला, जिसके चक्कर में 10 से 20% उनके ऊपर टैरिफ लगता है, जो कि उनको पे करना पड़ेगा। भाई टोटल प्रॉफिट था इनका नेट लेवल के ऊपर $955 मिलियन। अब $601 मिलियन का डिमांड भेज दिया है। मतलब प्रॉफिट से ही और पैसा कम हो जाएगा इनका। सैमसंग वालों को कहना है भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सही तरीके से काम किया, हमने सारे कंप्लायंस का पालन किया है। तो अगर इन्होंने कंप्लायंस का पालन किया है तो मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अथॉरिटीज के ऊपर। मतलब ये मैं सेंट्रल लेवल पे बात कर रहा हूँ, उनको लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना इंडिया की इमेज खराब होगी। अगर कोई भी इसको न्यूज को पढ़ता है तो ये दिखेगा कि इंडिया वाले परेशान करते हैं टैक्सेस लगा के, अलग अलग रेड मार के, ये करके वो करके। क्योंकि अगर ये जेन्युइन है तो उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है कि भाई बहुत ही बढ़िया अथॉरिटीज ने पकड़ा है। और अगर ये जेन्युइन नहीं है ना तो भाई इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया की रेपुटेशन खराब होती है इससे। बाकी पेटीएम की बात करके चले तो उन्होंने जस्ट पे के साथ में पार्टनरशिप खत्म कर दी है। ये बड़ी बात है भाई। इससे पहले हमने रेजर पे, फोन पे, कैश फ्री पेमेंट सबको देखा था, वो सबके सब थर्ड पार्टी जो पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से उन सबसे अलग हो रहे थे। सबके सब खुद से जा रहे हैं। तो अब पेटीएम के लिए फायदा क्या है, अब और रिलायबल हो जाएंगे और एफिशिएंट हो जाएंगे, ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएंगे और थोड़ा सा पैसा भी बच जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज बताऊं, मर्चेंट वाले जो बिजनेसेस है वो खत्म होते हुए हमको दिखाई देंगे इंडिया के अंदर। दिस इज अ ट्रेंड जो कि फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। अब जितने भी गेटवे थे, जो भी पेमेंट एग्रीगेटर्स थे, वो डायरेक्टली बैंक के साथ में टाइप करके उन्हीं के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। बीच में एग्रीगेटर्स नहीं आएंगे, उनको कमीशन क्यों देनी है। बाकी इंडिया की डेटा सेंटर इंडस्ट्री की बात करके चले तो $10 बिलियन तक वो पहुंच गई है। पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। $4.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है हमको फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, जहां पर $2.6 बिलियन इक्विटी की फॉर्म में आया और $2.4 बिलियन डेट की फॉर्म में भी आया है। मुझे भी पर्सनली लगता है कि डेटा सेंटर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बढ़ती हुई दिखाई देगी। मेरे जान पहचान वाला बंदा भी अपना खुद का एक डेटा सेंटर शुरू कर रहा है और मुझे लगता है मजा आएगा भाई इस इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया के अंदर इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चक्कर में डेटा सेंटर्स की डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी जेप्टो की बात करके चले तो उन्होंने $250 मिलियन के अपने स्टेक्स बेचने का प्लान किया है इंडियन इन्वेस्टर्स को, लोकल इन्वेस्टर्स को। और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भाई आईपीओ निकालना है, इंडियन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ानी होगी। और ये जो शेयर सेल होने वाली है, सेकेंडरी शेयर सेल होने वाली है। मतलब एक बंदा, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है ईसॉस भी बेचे जाएंगे, मतलब एम्प्लॉइज को भी पैसा मिलेगा। रिपोर्ट्स की मान के चले तो मोतीलाल ओसवाल या फिर एडलवाइस इंटरेस्टेड है इनके शेयर्स को खरीदने के लिए। तो आईपीओ से पहले इनका प्लान है जो इंडियन ओनरशिप है ना उसको 50% से ऊपर लेके जाए। अभी के टाइम पे 33% है और आईपीओ इनका प्लान है कि 2025 के एंड में या 2026 की स्टार्टिंग में ले जाए। तो मतलब बहुत सारा इनको होल्डिंग को बेचना पड़ेगा। बाकी जेप्टो की बात करके चले तो वो प्लान ग्रोसरी परचेज को भी शुरू कर रहे हैं। ये किसी जमाने में ग्रोफर्स किया करता था, जहां पर क्या होता था, बल्क के अंदर बहुत सारा सामान ले लो, आपको डिस्काउंट मिल जाता था। इसी तरीके से जेप्टो भी शुरुआत कर रहा है और यहाँ पे क्या होगा, मार्जिन्स कम हो जाएंगे क्योंकि आपको ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा, बट आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगा। यहाँ पर फोकस किया जाएगा भाई वो जो 200-300 रुपए पे आपको फ्री डिलीवरी मिलती है उसको 1000 रुपए तक लेके जाए, ताकि आप ज्यादा ऑर्डर कर पाओ पर डिस्काउंट रेट के ऊपर कर पाओ। सारी कंपनीज की स्ट्रैटेजीज अगर आप देखोगे ना अलग अलग है। ब्लिंकिट की बात करके चले तो वो अपनी कैटेगरीज बढ़ा रहे हैं, डिस्काउंट नहीं देते ज्यादा। स्विगी की बात करके चले तो स्विगी बैलेंस अप्रोच है, कुछ आइटम में हम डिस्काउंट देंगे, किसी में हम नहीं देंगे, कहीं पे बल्क परचेज पे डिस्काउंट देंगे, कहीं पे नहीं देंगे। डीमार्ट जैसी कंपनीज की बात करके चले तो उनका कहना है भाई क्विक कॉमर्स तो महंगी पड़ती है भाई, लेना है तो हमसे
से बल्क में लो तभी बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। बाकी इंडिया की ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 2.5x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 16 करोड़ पे पहुंच गया। अब चार्ट के अंदर देखो सब कुछ हेल्दी दिखाई दे रहा है, रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंसेस उस लेवल पे नहीं बढ़े हैं और प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अच्छी चीज है, 1 रुपए कमाने के लिए 81 पैसा ये खर्च करते हैं। और अभी जो ड्रोन के ऊपर जो टैक्सिंग कम होने वाली है उसका कहीं ना कहीं इनको एडवांटेज देखने को मिल सकता है। बाकी बैटरी की बात करके चले जो कि एक ईवी स्टार्टअप है, उनका रेवेन्यू 100 करोड़ को क्रॉस कर गया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। तो बढ़िया चीज है भाई, ये वाली कैटेगरी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आरओसीई इनका जो है वो 478% का है, एबिटा 66% का है, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी लैब डायमंड स्टार्टअप ओकेरा की बात करके चले तो उन्होंने $15 मिलियन रेज करे हैं अपने सीरीज बी फंडिंग राउंड के अंदर। इंडिया की जो लैब ग्रोन डायमंड मार्केट है ना वो $2.61 बिलियन पे थी 2023 के अंदर, और कहा जा रहा है $8.31 बिलियन पे पहुंच जाएगी वो 2032 तक। 13% से ज्यादा CAGR ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये इंडस्ट्री भाई उठेगी, उठ रही है, और अच्छा टाइम है इसमें घुसने का अगर कोई चाहता है तो। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी डायमंड्स आर फॉरएवर, उसमें पूरा समझाया था आपको कि भाई लैब ग्रोन डायमंड और ये वाले डायमंड्स में क्या डिफरेंस है, क्या असली है क्या नकली है, और कितना बड़ा मार्केटिंग गेम है, उसको देखना आपको समझ में बेटर आएगा। बाकी IPL चल रहा है भाई, अगर हम एड स्पेंड की बात करके चले IPL के अंदर तो 70% डिजिटल और टीवी के ऊपर खर्च हो रहा है, 30% जो है वो चैनल्स और रिटेल विजिबिलिटी के ऊपर जा रहा है ताकि नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सके। बाकी भाई IPL देखने में मजा तो पूरा आ रहा है, 300 रन बनेंगे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा। रन बनते हैं, चेज हो रहे हैं, रन बनते हैं, ऐसा लगता है चेज हो ही गया, बहुत मजा आ रहा है भाई मेरे को तो पर्सनली। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी कहीं मैं आया हुआ था छुट्टियां मनाने के लिए, इस चक्कर में आपको न्यूज थोड़ी लेट देखने को मिली है क्योंकि रात को सिर में बहुत दर्द था मेरे, तो मैं सुबह उठा तब मैंने न्यूज टीम को भेजी है, फिर आपको एडिट होके मिली है, इसलिए थोड़ा सा डिले है, समझ लिया करो। मुझे पता है कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं भाई तुम पंचुअल नहीं हो, मैं चाहता तो मैं वीडियो ना भी डालता, मैं छोड़ देता, मैं लिख देता नॉट वेल, कोई क्या कहता, बट मैं फिर भी छुट्टी के ऊपर आया हूँ, फिर भी आपके लिए न्यूज शूट कर रहा हूँ, तो भाई थोड़ा सा समझ लिया करो, हो जाता कई बार डिले ना। मुझे भी पर्सनली न्यूज बनाने में मजा आता है इसलिए मैं बनाता हूँ। बाकी मार्केट की बात करके चले तो कल फ्लैटर ही बंद होती हुई दिखाई दी है। आप देख सकते हैं मार्केट का स्टार्ट क्या रहा था, कौन रहा था ऊपर कौन रहा था नीचे। बाकी अभी जब मैं न्यूज शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे मार्केट लाल दिखाई दे रही है, बट एक तरह से स्टेबल ही दिखाई दे रही है, तो मुझे लग रहा है जो मंगलवार का हाल था वही वेडनेसडे का हाल हो सकता है, अनटिल अनलेस कोई बड़ी खबर निकल के आए कि भाई किसी ने सैंक्शन लगा दिया है, कुछ और हो गया तो।